ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी, एम्स 11th and 12th। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप, साइज और एनर्जी को कंपेयर किया। आज देखते हैं हम लोग, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन से ही हम लोग को मॉलिक्यूल के प्लेनर होने का पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। इसके बारे में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से ही समझ पाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कार्बन shows 3 types of hybridization। कौन कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 hybridization, and third one is sp hybridization। अब इन तीनों के ज्योमेट्री के बारे में हमने पढ़ा था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल and sp2 is trigonal planar and sp is linear। These two hybridization, trigonal planar and linear, is planar। इसको हम प्लेन में रख सकते हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये एक प्लेन है, XY प्लेन है, इसमें हम आसानी से इसको रख सकते हैं और ये मॉलिक्यूल इस प्लेन में आसानी से आ जाएगा। तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन क्या बता रहा है कि अगर मॉलिक्यूल में सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp हाइब्रिडाइज होगा तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। तो ये हो गया हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल। और अगर sp3 हो तो sp3 हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यह क्या हो गया हमारा, नॉन प्लेनर। तो प्लेनरिटी के बारे में हमको समझना है। तो प्लेनरिटी कहाँ से समझ आएगा, हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग समझ जाएंगे तो मॉलिक्यूल के प्लेनरिटी को भी समझ सकते हैं। तो समझते हैं आज प्लेनरिटी, मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखेंगे और उसके प्लेनरिटी को हम लोग समझेंगे। प्लेनरिटी, तो अभी हमने देखा कि sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्लेनर होगा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग sp2 and or sp carbon atom is planar। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री कह रहा है। देखते हैं एग्जाम्पल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 C3 मॉलिक्यूल, इसमें क्या है हमारा डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 1 सिग्मा एंड 1 पाई, मीन्स दिस कार्बन हैविंग 1 पाई बॉन्ड। और जिसके पास 1 पाई बॉन्ड हो उसका हाइब्रिडाइजेशन कल बताए थे पिछले क्लास में, sp2। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन का है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्रायगोनल प्लेनर और मॉलिक्यूल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर बना कर देखें तो ट्रायगोनल प्लेनर ऐसा होगा और ये भी ट्रायगोनल प्लेनर, यहाँ डबल बॉन्ड H H H H। तो इसको क्या बोलेंगे,
प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर कहने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन आर इन वन प्लेन। चलिए इसको मॉडल से देखते हैं, एटॉमिक मॉडल। ये ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? इथीन मॉलिक्यूल, CH2 और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। जैसे प्लेनर मॉलिक्यूल, ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन। ध्यान से देखिए, ये सारे एटम्स क्या हैं? एक ही प्लेन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? प्लेनर मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा इथाइन मॉलिक्यूल, C2H2, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज इथाइन। इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया 1 सिग्मा एंड 2 पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई, 2 पाई। तो एक कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। तो ये भी क्या है? ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन। देखो एक लाइन में, तो एक लाइन में होगा तो क्या होगा? एक प्लेन में आसानी से रख सकते हैं। देखते हैं एटॉमिक मॉडल। दिस इज द एटॉमिक मॉडल, एसिटिलीन मॉलिक्यूल। ये चारों एटम एक लाइन में है तो इसको किसी भी प्लेन में आसानी से हम लोग रख सकते हैं। सारे एटम्स एक ही प्लेन में आएंगे। इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे एटम्स sp2 या sp कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो प्लेनर होगा। अगर इसी में डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड एटम भी हो, जैसे sp3 कार्बन अगर मान लो इसी में डाल दें तो क्या होगा? तो sp3 हमारा क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो तो नॉन प्लेनर होगा। तो इसमें हम लोग डालते हैं sp3। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल को क्या आप कहेंगे? ये क्या है? इस मॉलिक्यूल को सिंपली हम लोग कहेंगे क्या? इसमें ध्यान से देखेंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये दोनों तो प्लेनर है लेकिन ये हमारा क्या है? नॉन प्लेनर। तो मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। देखते हैं इसको हम लोग मॉडल से, देखने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान से देखें, ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है? नॉन प्लेनर। ये सब तो प्लेन में दिख रहा है लेकिन ये क्या हो गया आपका? आउट ऑफ प्लेन। ये आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो ये क्या हो गया? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर इसको इस तरीके से अरेंज करें तो इतना ये सब कुछ एक प्लेन में आ रहा है, लेकिन ये और ये दोनों एटम क्या हो जा रहा है? प्लेन से बाहर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। लेकिन इसमें sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन क्या होता है? प्लेनर सेगमेंट। तो कह सकते हैं क्या कि इसका कुछ भाग जो है, पार्ट या कहें सेगमेंट, वो प्लेनर होगा। कैसे प्लेनर होगा और कौन सा पार्ट प्लेनर होगा उसको हम लोग डायग्राम से बनाकर देखते हैं। जैसे C, ये टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। C, ये क्या होगा हमारा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ट्रायगोनल प्लेनर, लाइक दिस। C, ये भी ट्रायगोनल प्लेनर, लाइक दिस। यहाँ डबल बॉन्ड H H H H H H। अब ध्यान देते हैं कौन सा पार्ट प्लेनर होगा। तो यहाँ से इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ प्लेन में है।
तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये तो इसके साथ प्लेन में आएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन है लेकिन एक हाइड्रोजन नहीं है, तो एक हाइड्रोजन नहीं है तो कौन आएगा, ये कार्बन है, ये इसके साथ प्लेन में आएगा। अब sp3 का प्रॉपर्टी याद होगा आपको, sp3 के स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी क्या है उसमें, तो उसमें बताया था कि sp3 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन प्लेन में अगर आएगा तो 2 हाइड्रोजन प्लेन से बाहर हो जाएगा, एक प्लेन के ऊपर और दूसरा प्लेन के नीचे। तो sp3 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मीन्स sp3 कार्बन के साथ 2 एटम प्लेन में आएगा, तो sp3 कार्बन की तरफ से दिखते हैं, तो इसके साथ ये कार्बन प्लेन में है और इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन प्लेन में है, तो आपको जो मर्जी उसको एक प्लेन में डाल लो। तो प्लेनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हमने इसको ले लिया, इज द प्लेनर सेगमेंट, इतना एक प्लेन में होगा। तो इस मॉलिक्यूल का ये क्या है, प्लेनर सेगमेंट। ओवरऑल मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो कहेंगे मॉलिक्यूल हमारा क्या है, नॉन प्लेनर है, लेकिन क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है इसलिए इसमें कुछ सेगमेंट ऐसा है जो प्लेनर होगा। तो वो कौन सा सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट जो है वो प्लेनर सेगमेंट है। इसको हम लोग मॉडल में भी देख सकते हैं आसानी से। देखिए ये हमारा CH2, ये जो है CH2, इसको इस तरह से पकड़ ले, ये CH2, ये हो गया CH2 और ये C लाइक दिस, ऐसे देखें CH2 CH CH2 CH और इसके साथ ये कार्बन और इसका ये हाइड्रोजन हमने प्लेन में ले लिया, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, प्लेन के बाहर। देखो यहाँ से प्लेन अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लेन के बाहर, ये फ्रंट में है और ये बैक में, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो फ्रंट और बैक में, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें sp3 कार्बन अगर आ गया तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा, लेकिन sp2 और sp कार्बन साथ में है तो उसमें कुछ सेगमेंट उसका जो sp2 या sp वाला सेगमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेनर सेगमेंट हो जाएगा। तो उसमें कुछ भाग प्लेनर होगा, उस मॉलिक्यूल का कुछ भाग प्लेनर होगा जो प्लेन में रहेगा। तो प्लेनरिटी समझ में आया, तो हमको क्या ध्यान देना है, हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो अभी हमने एक पॉइंट बताया कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें सारे कार्बन एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज होगा वह प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, ऐसा हमने कहा। क्या यह सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सही है, तो चेक करते हैं। तो एक डबल बॉन्ड है तो हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल हमारा नॉन प्लेनर होगा। एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, प्लेनर होगा। लेकिन एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अगर होने लगे तो मॉलिक्यूल के प्लेनरिटी में चेंजेस होने लगता है। कैसे, तो देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि एल्केन्स में अगर 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डबल बॉन्ड हो तो डाइन, 3 हो तो ट्राइन, 4 हो तो टेट्राइन, 5 हो तो पेंटाइन, इस तरह से बहुत सारे हो तो पॉलीइन। तो पॉलीइन्स किसको कहेंगे, पॉलीइन। तो लिखेंगे मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 or more than 2 डबल बॉन्ड्स। वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो उसको पॉलीइन्स कहेंगे, और एक डबल बॉन्ड हो तो सिंपली उसको एल्कीन कहेंगे। तो पॉलीइन कितने तरह का होता है, पॉलीइन कितने तरह का होगा, तो पॉलीइन कितने तरह का होगा, टाइप ऑफ पॉलीइन्स हम लोग कैसे बनाते हैं, तो डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट के आधार पे हम लोग पॉलीइन्स का डिफिनीशन देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होगा पॉलीइन का, तो पहला हो गया कंजुगेटेड, कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड पॉलीइन, ऐसे करो, कंजुगेटेड पॉलीइन।
तो कंजुगेटेड पॉलीन किसको कहेंगे? तो वैसे पॉलीन्स जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या लिखेंगे? अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 इज अ कंजुगेटेड पॉलीन। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वेल नोन एग्जाम्पल है हमारा बेंजीन, दिस इज ऑल्सो कंजुगेटेड पॉलीन। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये हो गया कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड। नो, पहले आइसोलेटेड नहीं करेंगे, पहले क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड पॉलीन। क्यूमुलेटेड पॉलीन किसको कहेंगे? तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, क्या हो? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। तो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जैसे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे क्या? क्यूमुलेटेड पॉलीन्स। और लास्ट वन इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड पॉलीन्स किसको कहेंगे? तो वैसे पॉलीन्स जो ना कंजुगेटेड हो ना क्यूमुलेटेड हो, नाइदर कंजुगेटेड नॉर क्यूमुलेटेड। ना ही कंजुगेटेड हो ना ही क्यूमुलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो, तो ना ये कंजुगेटेड है ना ही क्यूमुलेटेड है, तो ये क्या हो गया हमारा? आइसोलेटेड पॉलीन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीन्स, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड एंड आइसोलेटेड। अब इन तीनों में हमको देखना है क्या ये तीनों प्लेनर होगा, क्योंकि तीनों में डबल बॉन्ड है। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड को देखते हैं। तो आइसोलेटेड को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आइसोलेटेड को समझना बहुत आसान है, सिंपल। इसमें इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये कार्बन क्या है हमारा? इसके साथ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये sp3 कार्बन है। तो sp3 कार्बन क्या होता है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? तो सिंपली हम लोग कहेंगे क्या? आइसोलेटेड पॉलीन्स आर नॉन प्लेनर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। तो आइसोलेटेड पॉलीन इज ऑलवेज नॉन प्लेनर। कंजुगेटेड पॉलीन के बारे में देखें, तो कंजुगेटेड पॉलीन एग्जांपल हमारे पास है sp2 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 sp2। ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्लेनर। इसमें भी देखिए sp2 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 sp2, तो ये भी क्या हो गया? प्लेनर। अब क्यूमुलेटेड केस है, तो क्यूमुलेटेड केस में क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, ये sp2 sp sp2 ये होता है नॉन प्लेनर, और इसमें sp2 sp sp sp2 ये होता है हमारा प्लेनर। तो क्यूमुलेटेड केस में नॉन प्लेनर और प्लेनर दोनों होता है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कार्बन का, तो sp2 sp और sp2। अभी हमने बताया कि sp2 और sp कार्बन हो तो प्लेनर होगा, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है हमारा क्यूमुलेटेड केस में ये हमारा नॉन प्लेनर है। तो कैसे ये नॉन प्लेनर है, इसको हम लोग समझते हैं। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल ये कैसे हो गया? तो लिखते हैं क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स में सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया, फॉर्मूला इसका क्या लिखेंगे? C3 और 2 हाइड्रोजन
4, इसको हम लोग एलिन भी कहते हैं, एलिन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया हमने, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। चलिए इसका हाइब्रिडेशन लिखते हैं, sp2 sp sp2। चलिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। ऑर्बिटल डायग्राम पिछले क्लास में हमने बताया था, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूल्स का। तो sp2 हाइब्रिडेशन है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, sp2 है तो 3, sp है तो 2, sp2 है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है, तो पिछले क्लास में हमने नोट करके लिखवाया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल मेक्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो चलिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाते समय ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। तो फिर से याद कर लें, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, वो हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा। तो देखते हैं, कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना है, 3। तो 3 कैसे अरेंज होगा, तो sp2 ट्रायगोनल प्लेनर होता है, तो ट्रायगोनल प्लेनर में अरेंजमेंट होगा इसके तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का, 1 2 एंड 3। इसका इधर छोटा लोब, इसका इधर छोटा लोब, ये हो गया। अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक सिग्मा और एक पाई है, यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई है। तो एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है, तो इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारा यहाँ का। अब इसके पास एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो 180 डिग्री एंगल पर होगा, क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर। नेक्स्ट इज sp2, तो इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है, 120 डिग्री एंगल पर उसका अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यहाँ दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यहाँ भी दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। चलिए, तो ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। अब इसमें हमको केवल पाई बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड है और यहाँ एक पाई बॉन्ड है। तो ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि कलर चौक, एक पी ऑर्बिटल जिसको हम लोग मान लें कि हमारा पी वाई है, ये पी वाई है, ये हमारा पी वाई या पी एक्स जो भी मानना है मान लो, हमने पी वाई मान लिया। ये क्या बनाया, पाई बॉन्ड। अब दूसरा जो पाई बॉन्ड होगा वो कैसे बनाएगा, अब ध्यान दें, इसका पी जेड हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट हो गया, पी वाई इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो बचा कौन होगा, पी एक्स। तो पी एक्स बचा होगा, पी एक्स को देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा पी एक्स है। तो ये भी क्या करेगा, इसके पी एक्स के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा पी एक्स के साथ। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी एक्स। ये कौन सा हो गया, पी एक्स, यानी ऊपर ही लिख देते हैं, ये कौन सा है, पी एक्स। तो इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, py अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो दो p ऑर्बिटल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, x
एंड Z। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इसमें ध्यान देंगे px ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट किया? दो p ऑर्बिटल y एंड z। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल डायग्राम। तो इससे क्या पता चल रहा है? तो ध्यान से देखेंगे, यह जो टर्मिनल कार्बन है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ उसमें x और z p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, और यहाँ जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसमें जो दो p ऑर्बिटल है वो कौन सा है? y और z। मीन्स यह जो टर्मिनल कार्बन है इसका जो दो हाइड्रोजन है वो xz प्लेन में होगा, और इस टर्मिनल का जो दो हाइड्रोजन है वो आपका yz प्लेन में होगा। तो xz प्लेन और yz प्लेन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब यह इस प्लेन में है इस तरीके से, तो दूसरा जो टर्मिनल होगा उसका हाइड्रोजन इस तरीके से होगा। तो ये इसका ये प्लेन हो गया और इसका यह प्लेन हो गया, तो दोनों का प्लेन क्या हो गया? अलग अलग। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? हमारा नॉन प्लेनर। ये ऑर्बिटल डायग्राम और हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से हम लोग आसानी से पता कर लिए। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल कैसा है, क्या सही में है? तो हमने मॉलिक्यूलर मॉडल बना के रखा है। देखिए मॉलिक्यूलर मॉडल ये क्या बता रहा है? CH2 जैसे CHH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHH, ये हो गया हमारा इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम। ध्यान से देखिए, तो ये क्या है? ये एक प्लेन में है और यह उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। दिस इज द वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल। तो ये क्या हमारा? इज अ नॉन प्लेन है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले गए तो ये वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा, अगर इसको वर्टिकल प्लेन में ले जाए तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा? नॉन प्लेनर। तो ये नॉन प्लेनर क्यों हुआ? क्योंकि इसका दोनों टर्मिनल कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें जो दो p ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो दोनों अलग अलग p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन प्लेनर हो गया। दूसरा केस हमारा है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया, तो ये नॉन प्लेनर है और ये प्लेनर हो गया। कैसे? तो देखते हैं इस मॉलिक्यूल को भी, इस मॉलिक्यूल को भी ध्यान से देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल हमारा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। चलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिखें, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, तो ऑर्बिटल डायग्राम जैसे हमने इसका बनाया वैसे तरीके से इस मॉलिक्यूल का जैसे ऑर्बिटल डायग्राम बनाया वैसे ही उस मॉलिक्यूल का भी बनाना होगा। तो पहले हमको जानना होगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो sp2 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना होता है? 3। इसमें कितना होगा? 2, इसमें भी 2 और इसमें 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलिए अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स को समझना आसान हो जाएगा, और ये ऑर्गेनिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, तभी केमिकल रिएक्शन में समझ में आएगा किस साइड पे कौन सा रिएक्शन होगा, क्यों होगा। चलिए देखते हैं इसका। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इस कार्बन के साथ, 3 होगा तो कैसे होगा? ट्रायगोनल प्लेनर, यस, ट्रायगोनल प्लेनर। इसके साथ ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, इसका मतलब इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, और फिर से ये कार्बन हो गया, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसके बाद एक और कार्बन है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और है। ये यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, जगह कम है इसलिए ऐसा बन रहा है,
चलिए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ और ये सभी सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। और सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब बनाते हैं हम पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो इसका एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके एक पी ऑर्बिटल के साथ बनाएगा पाई बॉन्ड। ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। अब देखते हैं दूसरा, इसको मान लेते हैं हम px, तो ये भी हो गया हमारा px। अब दूसरा, ये कौन सा होगा, अभी बताए थे हमने, px यूज हो गया, pz हाइब्रिडेशन में है, तो निश्चित है कि ये हमारा py होगा। ये क्या होगा, py, ये क्या होगा, py। तो ये बनाया पाई बॉन्ड, इज अ पाई बॉन्ड। अब इसके बाद इसके पास कौन सा z यूज हुआ है, pz यूज हुआ है हाइब्रिडेशन में, py ऐसे यूज हो गया, तो इसके पास कौन सा बचा होगा, px। तो इसका px इसके px के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसे पाई बॉन्ड। तो ये कौन सा हो गया, px, ये कौन सा हो गया, px। तो अब हाइब्रिडेशन को ध्यान से देखते हैं फिर से। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हुआ हमारा sp2, अभी लिखा है हमने। अब इस sp2 में दो p ऑर्बिटल जो यूज हुआ है वो कौन कौन सा यूज हुआ है, तो px अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब y एंड z इज यूज्ड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, तो ये भी sp2 ही है, इसमें जो ऑर्बिटल यूज हुआ है वो कौन सा, तो इसमें px अनहाइब्रिडाइज्ड है जो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो y और z इसमें भी यूज हुआ है, y और z। तो ध्यान देंगे ये दोनों टर्मिनल, ये एक टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, इसमें जो sp2 में दो p ऑर्बिटल यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, y एंड z, और इसमें भी कौन यूज हुआ है, y एंड z। मतलब ये भी yz प्लेन में है और ये भी yz प्लेन में है। इसका मतलब इस कार्बन से जो दो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वो yz प्लेन में है, और इस कार्बन से जो दो हाइड्रोजन जुड़ा है वो भी yz प्लेन में है। मीन्स दोनों yz, चारों हाइड्रोजन क्या है, yz प्लेन में, एक ही प्लेन में है। तो ये क्या हो गया, प्लेनर मॉलिक्यूल। तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग देख सकते हैं क्या कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है। अब इसका देखते हैं मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसका एटॉमिक मॉडल मैंने बना के रखा है, ये देखो इसमें ध्यान से, ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन, ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन। क्लियर है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जैसे प्लेनर मॉलिक्यूल, सारे एटम्स एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। तो क्यूमुलेंस में हमको क्या दिखाई दिया कि क्यूमुलेंस में कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स प्लेनर होंगे। ये क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एलीन में जो CH बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, कैसे बना है मतलब उसका ओवरलैपिंग क्या है। तो इसमें जो CH बॉन्ड बना है, CH सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, तो इस कार्बन का ये कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2। और हाइड्रोजन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होता है, तो इसका 1s। तो दिस सिग्मा बॉन्ड, दिस CH सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, इस कार्बन में। तो ध्यान देंगे इस कार्बन का ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2। और इस कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp। तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दिस इज sp। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड
sp ऑर्बिट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि एलिन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, sp2 sp ओवरलैपिंग, sp2 sp2 ओवरलैपिंग, sp2 1s ओवरलैपिंग एंड सो ऑन। सेम इसमें भी हो सकता है क्वेश्चन। इसमें भी क्या हो गया, ये sp2, यह sp, ये sp, यह sp और ये sp2 और ये sp, सॉरी ये sp और ये sp2। सिंपल। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस ओवरलैपिंग से बना है। तो हमने क्या देखा कि क्यूमुलिन जो केस है कंजुगेटेड, तो हमने देख लिया ऑलवेज प्लेनर, आइसोलेटेड ऑलवेज नॉन प्लेनर, क्यूमुलेटेड कभी प्लेनर होगा कभी नॉन प्लेनर होगा। तो कभी प्लेनर होगा कभी नॉन प्लेनर होगा। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक निकाल सकते हैं याद रखने के लिए। क्या निकाल सकते हैं ट्रिक? तो ध्यान से मॉलिक्यूल को देखिए, अपने आप पता चल जाएगा क्या ट्रिक बना सकते हैं हम लोग इसमें। देखिए मॉलिक्यूल को, दोनों में क्या अंतर है देखोगे, अपने आप ध्यान दे पड़ जाएगा क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितना है? 2। इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितना है? 3। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है मीन्स इवन डबल बॉन्ड है नॉन प्लेनर, और ऑड डबल बॉन्ड है तो प्लेनर। तो क्या लिख सकते हैं? क्यूमुलिन में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और दूसरा हो गया इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, क्यूमुलिन केस हो और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो ये हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो हमारा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये हो गया प्लेनर मॉलिक्यूल, ये हो गया नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल हो गया हमारा क्या? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 ऑड हो गया, और इसमें हो गया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C 1 and 2 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये हमारा एक, इसको आप याद भी रख सकते हैं तो आसानी से हो जाएगा, इतना काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये काम करना सीख जाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल के प्लेनरिटी को समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए और कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो यह हमारा जो है क्यूमुलिन्स के लिए हमने लिख दिया कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा। तो मॉलिक्यूल्स के प्लेनरिटी को हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। अब इसको यूज़ करके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इससे मिलता जुलता एग्जांपल्स जो देखने में ऐसा ही लगेगा और उसके प्लेनरिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। एग्जांपल लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। एनफ, इतने मॉलिक्यूल्स को समझते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स, इसके प्लेनरिटी के बारे में। तो एक बात सबसे पहले ध्यान देंगे, ये क्यूमुलिन जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ओनली कार्बन, उसी के लिए ये डिफिनीशन है। दूसरे मॉलिक्यूल में इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इसमें से ध्यान देंगे, कोई भी मॉलिक्यूल क्यूमुलिन नहीं है,
क्यूमुलिन जैसा है, दिख रहा है, लेकिन क्यूमुलिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हेट्रो एटम्स जो है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो दिस नॉट डायरेक्टली क्यूमुलिन, लेकिन दिखाया गया है ताकि आपको, आपने क्यूमुलिन पढ़ा है तो लगे कि ये क्यूमुलिन है। डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो क्यूमुलिन अगर समझ के हम लोग अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे? क्यूमुलिन तो 2 डबल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे? प्लेनर। इसको सॉरी नॉन प्लेनर, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये भी क्या हो गया? नॉन प्लेनर। सारे क्या कहलाएंगे? नॉन प्लेनर। ये क्या है आपका? ये भी नॉन प्लेनर। और ये 3 है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लेनर। तो ये डायरेक्टली अगर क्यूमुलिन से लिखे तो ऐसा लिखेंगे, तो ऐसा लिखेंगे तो कितना सही कितना गलत हुआ, तो ध्यान से देखेंगे। ये हमारा गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गया और ये सही है। तो 4 में 2 गलत और 2 सॉरी 1 2 3 4 5, 5 में 3 सही और 2 गलत हो गया। तो ये दोनों गलत क्यों हो गया और ये सही कैसे हो गया, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल पे हम लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H H। तो हमको क्या देखना है? ये हाइड्रोजन इस टर्मिनल का, और इस टर्मिनल पे अगर कोई हाइड्रोजन होता तब देखते, तो दूसरे प्लेन में होता, लेकिन यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि क्यूमुलिन में ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन जो है वो एक प्लेन में होता है, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये दोनों हाइड्रोजन, लेकिन इस टर्मिनल पे कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ। तो जो दूसरे प्लेन में हाइड्रोजन जा रहा था वो तो है ही नहीं। इसका मतलब ये सारे एटम्स हमारे क्या हैं? एक ही प्लेन में। चलिए इसको देख लेते हैं मॉडल से। देखो ये हो गया हमारा, ये सारे एटम एक ही प्लेन में। ये हो गया CH2, सॉरी ये एक बॉन्ड ज़्यादा हो गया, इसको हटाते हैं। 2 ही डबल बॉन्ड है, 2 ही डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 ही दिखाएंगे। ये एवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इस मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, सारे एटम एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे, एक ही प्लेन में। तो ये क्या हो गया हमारा? प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन कैसे होता? एक इधर और दूसरा इधर, तब नॉन प्लेनर होता, जैसा कि हमने पिछले मॉलिक्यूल में दिखाया था। देखो इसको, अगर हाइड्रोजन होता तो कैसा होता? तो हाइड्रोजन होता तो ऐसा होता। अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो वो इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन में। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया? प्लेनर, इज अ प्लेनर। अब यहाँ पे आते हैं, कौन सा गलत हुआ? ये गलत हुआ। तो इसमें भी ध्यान दो, दोनों टर्मिनल पे कोई भी एटम एक्स्ट्रा नहीं है। तो CO2 मॉलिक्यूल को तो पहले से भी हम लोग जानते हैं कि ये प्लेनर होता है, तो ये नॉन प्लेनर नहीं होगा, ये भी क्या होगा? हमारा प्लेनर। तो हमारा कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है कि क्यूमुलिन हाइड्रोकार्बन्स है और ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, ये डिराइवेटिव्स है। हाइड्रोकार्बन्स के क्या है? डिराइवेटिव्स हैं। इसमें एटम्स, हेट्रो एटम्स इसमें लगा हुआ है। तो कभी भी प्लेनरिटी मॉलिक्यूल का देखना होगा तो पहले मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, जज करेंगे ये क्यूमुलिन्स है या उससे मिलता जुलता है,
तो मिलता जुलता है तो आपको उस पर वर्क करना, उसके हाइब्रिडाइजेशन को, उसके एटम्स को ध्यान से देखना होगा, उसके बाद बताना होगा उसके प्लेनरिटी को, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये गलत हो गया था और ये गलत हो गया। तो इस तरह से मौलिक क्या कहते हैं क्वेश्चन बनाया जाता है आपके एग्जाम्स में। तो ये क्यूमुलेंस तो याद रखेंगे, ये हमने कहा था कि अगर sp2 और sp कार्बोनेटम होगा तो हमेशा प्लेनर होगा। ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेंस में हमने देखा कि सारे एटम्स sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, फिर भी हमारा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया। एक और केस, प्लेनरिटी लॉस करता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो लॉस ऑफ प्लेनरिटी ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो स्टेरिक रिपल्सन क्या है? स्टेरिक रिपल्सन क्या है? तो स्टेरिक रिपल्सन का डेफिनेशन क्या है? स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, इसको हम लोग सर इफेक्ट भी कहते हैं, SIR, सर इफेक्ट। सर इफेक्ट क्या हो गया? स्टेरिक इनहिबिटेंस इन रेजोनेंस। सर इफेक्ट का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया स्टेरिक इनहिबिटेंस, और ये हो गया R रेजोनेंस। सर इफेक्ट मीन्स स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण रेजोनेंस में रुकावट आ जाता है। कैसे रुकावट आ जाता है? तो हमने बताया, पहले भी बताया कि रेजोनेंस होने के लिए, पिछले क्लास में हमने बताया था कि रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है। मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तभी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्लास में डिटेल स्टडी करेंगे इसका, अभी केवल हमको समझना है स्टेरिक रिपल्सन। तो स्टेरिक रिपल्सन का डिफिनीशन क्या है? स्टेरिक रिपल्सन, तो स्टेरिक रिपल्सन है, ये क्या है? रिपल्सिव फोर्स। ये कब जनरेट होता है? जब दो बड़ा ग्रुप एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो उसमें रिपल्सन आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, प्रोपाइल ग्रुप हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, टेट्राब्यूटाइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। जितने भी होंगे बॉन्ड, वो सारे बॉन्ड में क्या होंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब भी नज़दीक आएगा तो बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्सन। तो क्या लिखेंगे? रिपल्सन एराइजेस ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बिगर ग्रुप्स। Repulsion arises due to closeness of bigger groups is called steric repulsion। जब भी दो बड़ा ग्रुप नज़दीक आएगा, एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो रिपल्सन होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्सन। और स्टेरिक रिपल्सन होने से क्या करता है? मॉलिक्यूल चाहता है कि इस रिपल्सन को मिनिमाइज करें। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करेगा? ट्विस्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ट्विस्ट होने से क्या हो जाएगा? ग्रुप में डिस्टेंस बढ़ जाएगा और रिपल्सन कम हो जाएगा। तो कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना घट रहा है, वो किसके लिए घट रहा है, क्यों घट रहा है, नेचुरल जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, एक ही उसके पीछे रीजन है, टू गेन स्टेबिलिटी। वो चाहता है वो स्टेबल हो जाए, इसलिए सारी घटनाएं घटती रहती हैं। तो मॉलिक्यूल में भी अगर रिपल्सन एराइज होगा तो मॉलिक्यूल चाहेगा कि उस रिपल्सन को हम मिनिमाइज करें और स्टेबल हो जाए। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल में चेंजेस आता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल के प्लेनरिटी में चेंजेस आता है, उसके प्लेन में चेंज आता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा बाइफिनाइल है, तो इट्स कॉल्ड बाइफिनाइल। अब इसमें ध्यान से देखें,
तो इसमें क्या है, सारे कार्बन एटम्स का हाइब्रिडेशन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, sp2। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन एटम के साथ एक पाई बॉन्ड है, तो ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जैसे बाइफिनाइल। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम बहुत ही छोटा होता है, तो इसके कारण कोई रिपल्सन नहीं आएगा। जब बड़ा ग्रुप होगा तभी रिपल्सन आएगा, तो छोटा ग्रुप है, बहुत ही छोटा, सबसे छोटा एटम यही है, तो इसके कारण कोई रिपल्सन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज़ कंजुगेटेड केस। तो कंजुगेटेड पॉलीन्स के बारे में हमने क्या बताया था, प्लेनर होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है हमारा, प्लेनर मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखते हैं दूसरा केस। इसमें एक ग्रुप हम लगा देते हैं CH3। अब तो अभी तो एक ही ग्रुप है और कोई ग्रुप है नहीं, इसलिए इसमें भी कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, प्लेनर मॉलिक्यूल। तीसरा केस देखते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया NO2 और यहाँ पर लगा दिया NO2। तो इसमें दो ग्रुप है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि जब नज़दीक आएगा तभी रिपल्सन होगा। यहाँ तो दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो नो रिपल्सन। तो ये भी क्या हो गया, प्लेनर। तीसरा केस, ये आप ध्यान से देखें। अब दोनों NO2 एक दूसरे के नज़दीक आ गया। इसमें भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, इसमें भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स है, ग्रुप भी बड़ा है, एटम्स की संख्या ज़्यादा है, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। मीन्स ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अब यह मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, किस रिपल्सन को मिनिमाइज करें, तभी स्टेबिलिटी आएगा, क्योंकि जहाँ रिपल्सन होगा एनर्जी हाई हो जाएगा, और हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। तो इसका एनर्जी हाई हो जाएगा इस स्टेरिक रिपल्सन के कारण। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है हमारा, स्टेरिक रिपल्सन SR। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या चाहेगा कि ये दोनों NO2 ग्रुप एक दूसरे से दूर चला जाए। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट होगा, ऐसे या ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, तो रोटेशन होगा। तो रोटेशन से क्या होगा, NO2 इससे दूर चला जाएगा। मीन्स ये NO2 हो सकता है कि बोर्ड के पीछे चला जाए और ये प्लेन में रह जाए, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन खत्म हो जाएगा, और स्टेरिक रिपल्सन खत्म हो जाएगा तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल इस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अपने वन पार्ट को, किसी एक पार्ट या इसको रोटेट कर देगा। रोटेट करने से क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जिससे मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आएगा। जैसे ही ये रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये इस प्लेन में है और ये रोटेट होकर इस प्लेन में आ गया, तो इन दोनों का प्लेन क्या हो जाएगा, अलग अलग, ये इस प्लेन में और ये रोटेट होकर इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया। तो दोनों का प्लेन अलग अलग हो जाएगा, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नॉन प्लेनर। ऐसे लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा है कि ये कंजुगेटेड केस है, तो ये तो प्लेनर होगा, तो दिखाई देगा कि प्लेनर है, लेकिन स्टेरिक रिपल्सन अगर जनरेट हो गया तो यह मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नॉन प्लेनर। तो ये सब बातें ध्यान रखना होगा, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई देता है और ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन प्लेनर हो जाता है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल तो हमने सिंपल बताया था कि पॉलीन्स हमारा 3 टाइप का होता है, कंजुगेटेड पॉलीन, आइसोलेटेड पॉलीन एंड क्यूमुलेटेड पॉलीन्स। तो कंजुगेटेड पॉलीन्स के बारे में बताया कि हमेशा प्लेनर होता है, आइसोलेटेड पॉलीन हमेशा हमारा नॉन प्लेनर होता है, क्यूमुलेटेड पॉलीन कभी प्लेनर कभी नॉन प्लेनर। ये एक केस है कंजुगेटेड में,
तो ये भी कंजुगेटेड होते हुए भी नॉन प्लेनर है। तो कंजुगेटेड केस में भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो नॉन प्लेनर होते हैं। तो जहाँ स्टेरिक रिपल्सन आपको दिखाई देगा वहाँ आपका प्लेनरिटी लॉस कर जाएगा। तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के प्लेनरिटी के बारे में हमने समझा, और अब इसकी सहायता से हम लोग रेजोनेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के प्लेनरिटी को समझ गए तो रेजोनेंस भी समझना आसान होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस वही होता है जहाँ प्लेनर सेगमेंट होता है, मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बारे में समझने के लिए हमको जो कुछ चाहिए था, प्लेनरिटी, हाइब्रिडाइजेशन, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया। ऑर्बिटल डायग्राम पे आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम समझेंगे तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, किधर जा रहा है, ये समझ में आएगा। बॉन्डिंग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ आपको ऑर्बिटल डायग्राम से ही क्लियर होगा। तो हम लोग रेजोनेंस में ऑर्बिटल डायग्राम भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए जितना ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया फिर से आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो रेजोनेंस समझने में आसानी होगी। ओके, बाय।